Shut up and sit down. 11.3 लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। अब संसद में किस प्रकार से कानून बनाया जाता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, बेसिकली द पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। जैसे कि हम लोग आगे पढ़े थे कि एक संसद क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जहां पर कानून बनाया जाता है। एनी प्रपोज्ड लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एज अ बिल। किसी भी कानून को, जो नए कानून को लाना है, उसको पार्लियामेंट में, संसद में एक बिल के रूप में लाया जाता है। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड गेटिंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट, इट बिकम्स अ लॉ। संसद में जब उस बिल को मंजूरी मिल जाती है और उसमें राष्ट्रपति जी का हस्तांतरण, सिग्नेचर हो जाता है, तब वह एक कानून बन जाता है। नाउ यू विल स्टडी हाउ द लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब आप पढ़ेंगे कि संसद में किस तरह से एक कानून को बनाया जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल विच कम्स अप बिफोर द पार्लियामेंट। दो प्रकार के बिल होते हैं जो कि संसद में लाए जाते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, आम बिल, दूसरा मनी बिल। हियर वी शैल डिस्कस द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन ईच ऑफ दीज काइंड ऑफ बिल। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो बिल्स हैं इनके ऊपर काम होता है। ठीक है, विधानसभा में, संसद में। सबसे पहला है 11.3.1 ऑर्डिनरी बिल्स। एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज अ राइट टू इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनरी बिल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू टाइप्स ऑफ बिल, गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, सबके पास यह अधिकार होता है कि वह ऑर्डिनरी बिल, आम बिल ला सके संसद में। ठीक है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार के बिल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल, सरकारी बिल, और एक होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल, जब एक एक सदस्य अपना अपना बिल रखते हैं। अ मिनिस्टर मूव्स अ गवर्नमेंट बिल एंड एनी बिल नॉट मूव्ड बाय अ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, which means that the bill has been moved by a member of the parliament but not a minister in the government. जब कोई मंत्री किसी बिल को लाता है तो वह गवर्नमेंट बिल होता है, सरकारी बिल होता है, और जो बिल को मंत्री नहीं लाते हैं वह एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट बिल है वो क्या है, सदन का कोई सदस्य दिया है जो कि उस सरकार का, जो मौजूदा सरकार है, उसका मंत्री नहीं है। द गवर्नमेंट बिल्स कंज्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो सरकारी बिल होते हैं वह संसद का ज्यादा समय लेते हैं। द बिल पासेस थ्रू सेवरल स्टेजेस। अब यह जो बिल है वो बहुत सारे इसके स्टेजेस होते हैं जिस पर बात होता है। सबसे पहला, व्हेन एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल स्टार्ट। जब कोई बिल प्रस्तावित किया जाता है, उसको लाया जाता है, तो उसको पहले पढ़ा जाता है। दिस स्टेज इज सिंपल। यह जो पड़ाव है यह बहुत ही सिंपल है, साधारण है। द मिनिस्टर वांटिंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन्फॉर्म्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब जो मंत्री हैं जो कि बिल लाना चाहते हैं, वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर है, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, सूचित कर देते हैं। ही और शी पुट्स द क्वेश्चन टू द ऑफ इंट्रोडक्शन टू द हाउस। अब वह यह सवाल उठाते हैं, ठीक है, कि सदन में इसको क्यों लाया जाए। when approved normally by voice vote, the minister is called upon to introduce the bill. जब अप्रूव कर लिया जाता है, मंजूरी दे दी जाती है एक वॉइस वोट से, ठीक है, तो उस मंत्री को बुलाया जाता है ताकि वो बिल के बारे में बता सकें। सेकेंड, रीडिंग। दिस स्टेज इज द मोस्ट वाइटल स्टेज। अब जब दूसरी बार पढ़ा जाता है तो ये जो पड़ाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। आफ्टर जनरल डिस्कशन द हाउस हैज 4 ऑप्शंस। अब जब आम तौर पर चर्चा हो जाती है, ठीक है, तो जो हाउस है, सदन है, उसके पास 4 विकल्प होते हैं। इट मे स्ट्रेट अवे टेक द बिल इनटू डिटेल्ड क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन। वो जो बिल है उसको वह मान सकती है ताकि एक एक क्लॉज को डिटेल में उस पर बात हो, और रिफर्ट इट टू अ सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस। या तो जो सदन के किसी कमिटी को वो बिल रेफर कर देती है,
refers it to the joint committee of both the houses. अब दोनों जो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उसकी जो जॉइंट कमिटी है उस पर उसके लिए यह बिल को रेफर कर देती है. सर्कुलेट इट अमंग द पीपल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन. अब वहां पे जो लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में इस बिल को लाया जाता है ताकि लोगों का क्या ओपिनियन है वो लिया जा सके. इफ द बिल इज रेफर्ड टू अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस और टू द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, द कंसर्न्ड कमिटी एग्जामिन्स द बिल वेरी माइन्यूटली. अब देखिए, मान लीजिए ये जो बिल है, अब जो हाउस है, ठीक है, उसके कमिटी को दे दिया गया, या तो दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा के जो जॉइंट सेलेक्ट कमिटी है उनको अगर दे दिया जाता है, तो उस कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो उस बिल को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं. ईच एंड एवरी क्लॉज इज एग्जामिन्ड. जितना भी उसमें क्लॉजेज रहता है, पॉइंट्स रहता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, उसको अच्छे से डिटेल में समझा जाता है. द कमेटी में ऑल्सो टेक द ओपिनियन ऑफ प्रोफेशनल्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स. अब जो कमेटी है वह प्रोफेशनल लोगों का, लीगल एक्सपर्ट जो होते हैं उनका राय ले सकती है, ओपिनियन ले सकती है. आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस द कमिटी सबमिट्स इट रिपोर्ट्स टू द हाउस. सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद जब कमेटी अपने बात को समझ पाती है कि हाँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज को देखकर विचार विमर्श कर लेती है, तब वह सदन में अपने रिपोर्ट को जमा कराती है. थर्ड रीडिंग. After the completion of the second reading, the minister may move that the bill be passed. जब सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हो जाता है, कमेटी सारा विचार विमर्श करने के बाद अपने सब रिपोर्ट को सबमिट करती है, तो मंत्री उस बिल को पास होने के लिए दे सकते हैं. एट दिस स्टेज नॉर्मली नो डिस्कशन टेक्स प्लेस. अब ये जो पड़ाव है इसमें कोई भी विचार विमर्श नहीं होता है. The members may oppose or support the adoption of the bill by a simple majority of members present and voting. अब जो सदस्य है वो या तो उस बिल के खिलाफ बोल सकते हैं या तो उसका समर्थन कर सकते हैं, और इसके लिए एक सिंपल majority, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जितने मेंबर उस दिन सभा में होते हैं, उनके बीच में वोटिंग होती है, और चुनाव के बाद अगर सपोर्ट में रिजल्ट आता है तो वो बिल पास हो जाता है. अगर रिजल्ट के अगेंस्ट में जो रिपोर्ट आता है बिल का, उसके चुनाव के अगेंस्ट में अगर रिजल्ट आता है तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है. बिल इन द अदर हाउस. अब दूसरे सभा में बिल देना. आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस इट गोज टू द अदर हाउस. जब कोई बिल एक हाउस में पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है. हेयर ऑल्सो द सेम प्रोसीजर ऑफ 3 रीडिंग इज फॉलोड. अब इसमें भी 3 रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तरीका देखा जाता है. द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज में फॉलो. अब इससे यह निर्णय आ सकता है, इट मे पास इट एंड देन द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. अब ये जो बिल है वो सेकेंड हाउस में भी पास हो सकता है और इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है उनकी अनुमति के लिए. इट मे पास द बिल विथ अमेंडमेंट्स. अब वो बिल पास हो सकता है लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके पास होता है, कुछ चेंजेस करके पास होता है. द बिल विल बी सेंड बैक टू द फर्स्ट हाउस. अब क्या होगा, फर्स्ट हाउस को वापस वो बिल भेज दिया जाएगा. इन सच अ केस द फर्स्ट हाउस विल कंसिडर द अमेंडमेंट्स एंड इफ एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स देन द बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. अब मान लीजिए फर्स्ट हाउस के पास बिल गया वापस. अब वहाँ पे जो फर्स्ट हाउस के सदस्य हैं वो अमेंडमेंट्स को देखे, चेंजेस को देखे, और अगर वो उस बदलाव को, अमेंडमेंट्स को मान लेते हैं तो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास वो बिल भेज दिया जाता है उनकी अनुमति के लिए. इन द केस द फर्स्ट हाउस रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स देन इट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक. अब मान लीजिए जो फर्स्ट हाउस है अगर वो संशोधन को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे रुकावटें आ जाती हैं, संकट आ जाता है. इट मे रिजेक्ट इट. तीसरा ऑप्शन ये है कि सेकेंड हाउस इसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे. इट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक, मतलब यहाँ पे कोई रोक है. इन ऑर्डर टू रिमूव द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज. अब ये जो डेडलॉक आ गया कि एक हाउस में ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो जो राष्ट्रपति है वो दोनों हाउस का सिटिंग बुला सकते हैं. Such joint sitting are very rare in India. Until now, only 3 times such meetings have taken place.
अब ये जो जॉइंट सिटिंग है जहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के लोग सदस्य एक साथ बैठते हैं, वो भारत में बहुत ही कम होता है। अभी तक सिर्फ 3 बार हुआ है। दे वर convened on the occasion of the passage of Dowry Prohibition Bill 1959, Banking Service Commission Repeal Bill 1978 and Prevention of Terrorism Bill 2002। ये 3 बिल हैं, Dowry Prohibition Bill 1959, Banking Service Commission Bill Repeal Bill 1978, Prevention of Terrorism Bill 2002। ये 3 बार ऐसे परिस्थिति आई हैं जब जॉइंट सिटिंग हुआ है दोनों हाउसेस का। प्रेसिडेंट्स एसेंट टू द बिल। अब जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति, वो अगर उस बिल को अनुमति देते हैं तो फिर क्या होता है? आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेस और द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, द बिल इज रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। जब बिल को दोनों हाउसेस से अनुमति मिल गई है, वो पास हो गया है, या तो दोनों हाउस का जॉइंट सिटिंग हुआ और उससे वो बिल पास हो गया, तो फिर इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ताकि राष्ट्रपति जी अपना अनुमति दे सके। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज सम ऑप्शंस इन दिस रिगार्ड। अब जो राष्ट्रपति हैं उनके पास भी कुछ विकल्प हैं। ही मे गिव हिज एसेंट एंड विथ हिज एसेंट द बिल बिकम्स अ लॉ। वह अपना अनुमति दे सकते हैं और उनकी अनुमति से यह जो बिल है वह कानून बन जाता है। ही मे विथ होल्ड हिज एसेंट बट मे सजेस्ट सम चेंजेस। अब वो अपनी अनुमति देते हैं लेकिन वह कुछ बदलाव के लिए सलाह देते हैं। इन सच अ केस द बिल इज सेंड बैक टू द हाउस फ्रॉम वेयर इट हैड ओरिजिनेटेड। अब इस परिस्थिति में जो बिल है उसको सदन में भेज दिया जाता है जहां पर उसको लाया गया था सबसे पहली बार। बट इफ बोथ द हाउसेस passes the bill again with or without accepting the recommendation of the president has no option but to give his assent। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों हाउस में ये जो बिल है उसको वापस से इसको मंजूरी मिल जाती है, जो सुझाव है उसके साथ या उसके बिना भी, तो जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको ये बिल में अपना अनुमति देना ही होगा। इन 1986 द प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह इन्वेंटेड अ न्यू ऑप्शन। 1986 में जो राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह थे वो एक नया जो तरीका है वह लाए। He neither give assent nor did he return to the parliament for reconsideration of the postal bill. He sought some clarification which were never provided. The bill thus lapsed. वो ना तो अपना अनुमति दिए, ना उस बिल को वापस पार्लियामेंट में भेजे, रिकंसिडरेशन का पोस्टल बिल था, वो कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे जो कि कभी नहीं दिया गया, इसलिए वो जो बिल है वो कभी पारित ही नहीं हुआ, वो लैप्स हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं 11.3.2 मनी बिल के बारे में। अब वो सारे बिल जो पैसे से संबंधित चीजों के लिए होते हैं। The money bills are such bills which deal with money matters like imposition of taxes, governmental expenditure and borrowings etc. अब जो मनी बिल होता है, ठीक है, वो बिल्स होते हैं जहां पर पैसे से संबंधित चीज़ों के बारे में बात होती है, जैसे कितना टैक्स लगाना है, सरकार का क्या क्या खर्च होगा, सरकार कैसे पैसा उधार लेगी। In case there is a dispute as to whether a bill is a money bill or not, the speaker's decision is final। मान लीजिए कि ऐसी कोई परिस्थिति आती है जब एक डिस्प्यूट आता है कि ये जो बिल है, ठीक है, एक विवाद उठ रहा है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो जो स्पीकर है उनका जो निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय होता है। The money bill has to undergo 3 readings like an ordinary bill, but few consideration are also added here। अब जो मनी बिल है उसमें भी 3 बार उसको पढ़ा जाता है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी बिल के सिचुएशन में था, लेकिन इसमें कुछ कंसिडरेशन भी होते हैं। दे आर money bills can be introduced only in Lok Sabha and not in Rajya Sabha, and that too with the prior approval of and on behalf of the president। अब मनी बिल जो है वो सिर्फ आप लोकसभा में ही ला सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते, और ये पहले आपको राष्ट्रपति से या उनके बिहाफ में आपको अनुमति ले लेना होता है। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द लोकसभा द बिल गोज टू द राज्यसभा। जो बिल है वो जब लोकसभा से पास अनुमति उसको मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है, फिर वह बिल राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा हैज 14 days एट इट्स डिस्पोजल फॉर कंसिडरेशन एंड रिपोर्ट। राज्यसभा के पास 14 दिन होता है ताकि वह उस बिल को
उसके ऊपर विचार विमर्श कर सके, कंसिडर कर सके और अपना रिपोर्ट दे। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। जो राज्यसभा है वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट मे ईदर एक्सेप्ट इट और मेक रिकमेंडेशन। वो या तो उसको मंजूरी देंगे या तो उसमें कुछ सुझाव देंगे। इन केस राज्यसभा चूजेस टू मेक रिकमेंडेशन, द बिल विल रिटर्न टू लोकसभा। अब मान लीजिए राज्यसभा में लोकसभा से बिल गया, अब राज्यसभा में कुछ सुझाव दिए गए तो वो बिल को वापस सुझाव के साथ लोकसभा में भेजा जाता है। द लोकसभा मे एक्सेप्ट दीज रिकमेंडेशंस और रिजेक्ट देम। अब जो लोकसभा है वह ये जो रिकमेंडेशन किया गया है, सुझाव दिया है, उसको मंजूरी दे सकते हैं, मान सकते हैं या उसको नकार कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इन एनी केस द बिल विल नॉट गो बैक टू राज्यसभा। चाहे वो रिकमेंडेशन माने चाहे नहीं माने, दोनों ही स्थिति में इस बिल को वापस राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है। इंस्टेड इट विल बी सेंट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। इसके अलावा अब क्या होता है कि जो बिल है उसको सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है उनकी अनुमति के लिए। फिर इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 days, it will be deemed to have been passed by both the houses of the parliament and sent to the president for his assent. अब मान लीजिए राज्यसभा में 14 दिन के अंदर अगर बिल रिटर्न नहीं किया जाता है, चाहे वो अनुमति के साथ हो चाहे वो रिकमेंडेशन के साथ हो, सुझाव के साथ, तो इस बिल को यह माना जाता है कि दोनों ही जगह, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह इस बिल को मंजूरी मिल गई है और इसको राष्ट्रपति के पास उनके अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। द बिल दैट डील्स विद द मनी मैटर्स, दैट इज इम्पोजिशन, abolition, alteration of any tax or the regulation of the borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India or amendment of law with respect to any financial obligation undertaken by government of India or related to consolidated fund or contingency fund of India is called a money bill. तो money bill क्या हुआ? कोई भी ऐसा बिल जिसमें पैसे से संबंधित बात हो रही है, ठीक है, चाहे वो टैक्स लगाने की बात हो, किसी टैक्स को हटाने की बात हो, चाहे टैक्स में बदलाव करने की बात हो, या तो सरकार किस तरह से पैसा उधार लेगा, कैसे पैसा उधार देगा, सरकार गारंटी भी लेते हैं बिजनेसेस के लिए, ठीक है, भारतीय सरकार। फिर किस किस तरह से कानून में बदलाव आएगा जो कि फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को रोक रहा है, ठीक है, जो कि सरकार लेके रखे हैं, ठीक है, या सरकार का जो पैसा है वो उसका क्या इस्तेमाल होगा, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा जो भी बिल पैसे से संबंधित है वो सारा मनी बिल के अंतर्गत आएगा। 11.3.3 द बजट। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 11.3.3 बजट के बारे में। द बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing expected revenue and expenditure of public money। अब जो बजट क्या है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें क्या दिखाता है कि जो हमारे देश की जनता है उनका जो पैसा है, सरकार के पास क्या रेवेन्यू आएगा और क्या एक्सपेंडिचर, सरकार के पास कितना इनकम होगा और कितना सरकार का खर्च है। इट इज़ नॉट अ बिल, ये कोई बिल नहीं है। एवरी ईयर द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द लोकसभा। हर साल लोकसभा में जो वित्त मंत्री होते हैं, फिनांस मिनिस्टर, वो बजट बताते हैं। द बजट मेकिंग इज अ बिग एक्सरसाइज। जो बजट बनाया जाता है वो बहुत ही बड़ा काम है। द फिनांस मिनिस्टर प्रिपेयर्स द बजट बट इट इन्वॉल्व्स द एंटायर गवर्नमेंट। अब जो वित्त मंत्री होते हैं वह बजट बनाते हैं, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो सरकार है वह शामिल होता है। द बजट इन इंडिया इज प्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स, रेलवे बजट एंड द जनरल बजट। भारत में जो बजट दिया जाता है वह दो भागों में दिया जाता है, रेलवे बजट दिया जाता है और आम बजट, ठीक है। एक रेल बजट बोलते हैं, एक आम बजट बोलते हैं, जनरल बजट। सबसे पहला आप तरीका क्या है देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। पहले बजट की प्रस्ताव लाई जाती है। द रेलवे बजट इज जनरली प्रेजेंटेड बाय द रेलवे मिनिस्टर इन द 3rd week of February, while the general budget is presented normally on the last working day of February। अब देखिए, जो रेल बजट है वो कब लाया जाता है, वो रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री द्वारा लाया जाता है फरवरी के तीसरे सप्ताह में, और जो आम बजट है, जनरल बजट, वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे, अंतिम जो कार्य का दिन होता है, उसमें लाया जाता है। द जनरल बजट इज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द स्पीच ऑफ द फिनांस मिनिस्टर। अब जो आम बजट है वो
जो वित्त मंत्री हैं उनके स्पीच के साथ, ठीक है, लाया जाता है, उनके भाषण के साथ। द बजट रिमेन्स अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट टिल इट्स प्रेजेंटेशन। बजट को तब तक छुपा के रखना पड़ता है, गुप्त रखना पड़ता है, जब तक उसको सदन में लाया ना जाए। आफ्टर द स्पीच द फिनांस मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस द फिनांस बिल विच कंटेन्स द टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट। अपने घोषणा के बाद, भाषण के बाद, जो वित्त मंत्री फिनांस मिनिस्टर होते हैं वह फिनांस बिल लाते हैं, जिसमें किस प्रकार से सरकार लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही है वो उसका पूरा विवरण होता है, डिटेलिंग रहता है। द हाउस राइजेज देयर आफ्टर एंड देयर इज नो डिस्कशन ऑन द डे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। अब उस समय जो सदन है वहीं पर अपना काम खत्म करती है और उस दिन, जिस दिन बजट दिया जाता है, कोई भी और डिस्कशन, विचार विमर्श नहीं होता है। अ न्यू सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटल सेलेक्ट कमिटीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस 1993-94। 1993-94 से एक नया प्रणाली आया, सिस्टम आया, जिसको डिपार्टमेंटल सेलेक्ट कमेटी कहा जाता है। द लोकसभा सेट अप कमिटीज फॉर ऑल मेजर मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब जो लोकसभा है वह जितने भी मेजर मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, और केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके लिए कमेटी का गठन करती है, कमेटी बनाती है। द सेलेक्ट कमिटीज कंसिडर डिमांड फॉर ग्रांट्स इन डिटेल एंड सबमिट देयर रिकमेंडेशन टू द लोकसभा। अब जो कमेटी सदस्य होते हैं वह इस बात का ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ों का मांग है, ठीक है, और लोकसभा में वो अपने सुझाव को देते हैं। आफ्टर जनरल डिस्कशन ऑन द बजट द हाउसेस आर adjourned फॉर अबाउट 3 weeks। जब उस बजट पर आम विचार विमर्श हो जाता है तो जो सदन है उसको 3 सप्ताह के लिए पारित किया जाता है, बंद किया जाता है। During this period, select committees of departments of ministry scrutinize budget demands and may make recommendation। अब यह जो समय है इसमें जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, उसमें जो उसकी जो कमेटी बनती है वह उस बजट को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, और अगर उस बजट का कुछ मांग है या कुछ सुझाव है तो वो रेकमेंड करते हैं। दिस सेव्स टाइम ऑफ द फुल हाउस। अब इससे पूरे जो सदन है उसका समय बचता है। द फुल लोकसभा नाउ डज नॉट डिस्कस डिमांड फॉर ग्रांट्स वन बाय वन इन डिटेल्स। अब जो पूरे लोकसभा के सदस्य हैं वह अपने मांगों को एक एक करके उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू इनेबल द हाउस टू मीट। अब देखिए, सदन में एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है कि हाँ, कम से कम इतने सदस्य होंगे तभी हाउस में काम होगा, सदन में काम होगा। इसी को कोरम कहते हैं कि मिनिमम इतने लोग तो होने चाहिए। दिस इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये क्या है? 1/10। मान लीजिए अगर आपके लोकसभा में 100 कुल सदस्य हैं तो हाउस को मिलने के लिए, सबको मिलने के लिए कम से कम 10 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो उस दिन उपस्थित हों। This means the meeting of Lok Sabha or Rajya Sabha can take place only if 1/10 of the total membership of the house is present। इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा में काम तभी होगा, सदस्य तभी मिलेंगे जब कम से कम 1/10 जो कुल लोग हैं उसके 1/10 लोग वहां पर प्रेजेंट हो, मौजूद हो। 11.4 राज्यसभा एंड लोकसभा अ कंपैरेटिव स्टडी। आइए हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में हम लोग किस तरह से एक कंपैरेटिव, तुलनात्मक, कैसे इन दोनों में डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे, इन लोग की तुलना करेंगे। यू हैव सीन अर्लियर दैट द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिफर इन देयर कॉम्पोजिशन। जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे ये चीज़ पढ़े थे कि राज्यसभा और लोकसभा को जिस तरह से बनाया जाता है उसमें डिफरेंसेस हैं। फ्रॉम द फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन द इंडियन यूनियन व्हाइल द लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल। अब देखिए, अगर हम संघीय दृष्टि से देखें, संघीय बिंदु से देखें, तो राज्यसभा है वह जो
इंडियन यूनियन है उसमें जो राज्य है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो लोकसभा है वो भारत का जो जनतंत्र है, जो भारत के नागरिक हैं उसको रिप्रेजेंट करता है. दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई द मेथड ऑफ इलेक्शन डिफर्स. इसलिए जो इलेक्शन का तरीका है, जो चुनाव का तरीका है, वह दोनों में अलग अलग है. द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा while the people directly participate in the election of लोकसभा. अब देखिए, जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहां पर जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं राज्यों के, वो चुनते हैं कि राज्यसभा के सदस्य कौन होंगे, जबकि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको एक इलेक्शंस द्वारा, आम चुनाव द्वारा चुना जाता है. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस while the लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर a specific term of 5 years. अब राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, वो स्थायी होता है, और लोकसभा क्या होता है, वो 5 साल के लिए बनाया जाता है. From the constitutional point of view, the relationship between the two houses can best be studied from 3 angles which are follows. अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें, संविधान के अनुसार देखें, तो यह जो दो हाउसेज हैं, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, इनका जो रिलेशनशिप है वो 3 तरीके से, 3 दृष्टि से देखा जाता है. आइए देखते हैं क्या है वो. There are certain powers and functions in which लोकसभा is superior to राज्यसभा. अब देखिए, कुछ कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं या ऐसे कार्य होते हैं जिसमें जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ऊपर है. इंट्रोडक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ मनी बिल्स एंड रिमूवल ऑफ अ कैबिनेट बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन आर 2 एग्जाम्पल ऑफ रेलेवेंट है. अब देखिए, लोकसभा में जो मनी बिल्स है वो लाया जाता है, उसको पारित किया जाता है, लागू किया जाता है, मंजूरी दिया जाता है, या तो जो कैबिनेट है उसको हटाया भी जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ये लोकसभा में होता है. इन सर्टेन एरिया राज्यसभा हैज बीन वेस्टेड विथ एक्सक्लूसिव पावर. अब कुछ कुछ जगह ऐसा भी है जहां पे राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं. इट डज नॉट शेयर 3 पावर्स विथ लोकसभा. राज्यसभा 3 ऐसी शक्तियां हैं जो वह लोकसभा के संग साझा नहीं करती है. For example, it can declare a subject in a state as a matter of national importance and facilitate a central legislation. उदाहरण के रूप में वह राज्य में कोई भी परिस्थिति की घोषणा कर सकती है अगर वो राष्ट्रीय महत्व की होगी, नेशनल इंपॉर्टेंस की होगी. साथ ही साथ वो सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्र सरकार में किस तरह से सभा चलेगी, कार्य होगा, वो उसमें भी वो फैसिलिटेट काम करती है. In several areas, both the houses enjoy equal powers. अब कुछ कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे दोनों हाउसेज, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनको एक बराबर का शक्ति मिलता है. The example are adoption of bills other than money bills, approval and of proclamation of emergency, moving of adjournment and other types of motions. उदाहरण के रूप में अब मनी बिल छोड़ के जो दूसरे बिल्स होते हैं इनको लागू करना, ठीक है, तो ये दोनों सदन के पास इसकी शक्तियां होती हैं. अगर एक सदन मना कर देगा, ठीक है, तो फिर वो लागू नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम होता है. साथ ही साथ जो आपातकालीन परिस्थिति की जो घोषणा की जाती है, ठीक है, उसमें भी दोनों सदन में बात होता है, ठीक है, दोनों सदन का पावर्स है इसमें कि वो माने नहीं माने. फिर स्थगन प्रस्ताव, फिर जो दूसरे तरह के मोशंस आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं. मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट गेट्स ₹2 करोड़ पर एनम फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट फंड. अब दोनों ही सदन के जो सदस्य होते हैं उनको सालाना 2 करोड़ रुपया दिया जाता है पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट फंड के थ्रू, ठीक है. This fund is not directly allotted to the MP but to the respective district headquarters and the MP can use it for development projects in his areas. अब यह जो पैसा दिया जाता है ये सीधे MP को नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसको उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दिया जाता है, और जो MP हैं वो अपने क्षेत्र के जो विकास का, उन लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर काम करने के लिए
इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एमपी किसको बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं अभी तक, वो इस चैप्टर को पढ़ के, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो को पढ़ के क्या क्या सीखे, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? यू हैव लर्नड इन दिस लेसन दैट द पार्लियामेंट इज द कंट्रीज सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी। आप ये पढ़े कि जो सदन है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या है? देश का एक केंद्र विधानसभा है, ठीक है। It has two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha, and the president is an integral part of the parliament. इसके दो हाउसेज हैं, एक है राज्य सभा, दूसरा है लोक सभा, और जो राष्ट्रपति हैं वह इसके एक अभिन्न भाग हैं। किसके? सदन के, पार्लियामेंट के, संसद। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी विच कैन नेवर बी डिसॉल्व। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। Each member of Rajya Sabha enjoys a term of 6 years and 1/3 of its member retires after every 2 years. राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको 6 साल के लिए परमानेंट रहते हैं वो, और हर 2 साल में 1/3 जो इसके सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन इंडियन यूनियन। अब जो राज्यसभा है उसमें राज्यों को ये रिप्रेजेंट करता है। इन कॉन्ट्रास्ट द लोकसभा और द लोअर हाउस हैज अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years एंड द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड 5 years कैन ऑल्सो डिसॉल्व इट। अब देखिए, जो लोकसभा है जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, देखिए राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका 5 साल का इसका टर्म होता है, फिर से इलेक्शन होता है, जो सरकार आती है फिर से 5 साल को उसको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा जाए, ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट उस प्रस्ताव को माने तो 5 साल से पहले भी लोकसभा का जो सरकार है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार में पढ़े थे, डिटेल में पढ़े थे। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह चुनाव में आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। While the vice president chair is the meeting of राज्यसभा, the लोक सभा is presided over by the speaker. अब राज्यसभा का जो मीटिंग होता है वो वाइस प्रेसिडेंट द्वारा चलाया जाता है और लोकसभा स्पीकर्स द्वारा। यू हैव रेड अबाउट द पावर्स ऑफ द स्पीकर। आप आगे जो स्पीकर होते हैं, वक्ता, उनके क्या क्या शक्तियां हैं उनके बारे में आप पढ़े हैं। You have read that the quorum of both the houses is 1/10 of the total membership. आप ये भी देखें कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, अगर वो काम करेंगे तो ये तभी हो सकता है जब कम से कम 1/10 इतने लोग हों। कहने का मतलब अगर 100 सदस्य हैं कि राज्यसभा में, तो कम से कम 10 सदस्य उस दिन मौजूद होने चाहिए। विदाउट द कोरम नो मीटिंग ऑफ द हाउस और हाउसेज कैन टेक प्लेस। अगर ये जो मिनिमम है 1/10, अगर इतने लोग नहीं होंगे, कोरम नहीं होगा, तो उस दिन सदन में काम नहीं होगा, संसद में काम नहीं होगा। You have also read in detail about the various legislative, executive, financial, electoral, judicial and miscellaneous function of the parliament and its law making procedure. आप ये भी देखें कि जो संसद है उसके अलग अलग कार्यों के बारे में, चाहे वह आप उसके कार्यकारी अधिकारियों के बारे में बात करें, फिनेंशियल, इलेक्टोरल, जुडिशियल और कितने भी काम होते हैं सबको आप देखें। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि किस तरह से कानून बनाया जाता है। फाइनली यू हैव बीन एबल टू कंपेयर द टू हाउसेज एंड फाइंड दैट द लोक सभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। और अंत में आप ये चीज देख, दोनों जो हाउसेज हैं उसको कंपेयर किए और ये देखे कि जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ज़्यादा उसके पास शक्तियां हैं और वह ताकतवर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी तक आप जो लाइन से हमारे वीडियोस को पढ़ रहे हैं वो 55 से ज़्यादा वीडियोस पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में देखिए, कमेंट कीजिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक चाहिए। साथ ही साथ ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट करके बताइए कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए। कमेंट सेक्शन में भी मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, वीडियोज़ के द्वारा। अब क्या है कि कुछ सहायता भी है जो मैं आपसे मांगूंगा, क्योंकि डिटेल में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो जितना हो सके हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के संग, रिश्तेदारों के संग आप शेयर कीजिए ताकि सभी पढ़ सकें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारा ऊपर नंबर जो दिया है उसमें आप डोनेशन के माध्यम से हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि
अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे भी कुछ पैसा देना ही पड़ता है, यहाँ आप फ्री में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए इतना, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप जितना भी चाहें वो डोनेशन के रूप में दे सकते हैं। अगर आप डोनेशन देना चाहें तो ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इसमें जो 9051378712 वाला नंबर है वो पेटीएम में है, गूगल पे में है, फ़ोनपे में है, तो आप डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बताते रहिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, उस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाई जाएगी। धन्यवाद।